तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 2024 तक जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा है। जून 2024 तक बीजेपी अध्यक्ष बने रहेंगे जेपी नड्डा। आपको बता दें कि कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है और नड्डा ने संगठन को मजबूत किया है, अमित शाह का कहना, जिसके चलते उनका कार्यकाल फिलहाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता में ही हमने बिहार में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया। महाराष्ट्र में भी एनडीए को गिन लें तो हम फिर से चुन कर आए। हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, आसाम, गुजरात, ये सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। तो कार्यकारिणी की बैठक लगातार जारी है और आपको बता दें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, खत्म हो चुकी है। ये बैठक 2 दिनों की ये बैठक थी और कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ है कि जेपी नड्डा का एक्सटेंशन पीरियड बढ़ाया गया है। संगठन को मजबूत उन्होंने किया है। अमित शाह ने ये बड़ी बात कही। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अब आगे कार्यकाल अपना संभालेंगे। 2024 का चुनाव है, 2023 का विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी इस वक्त आपको बता दें इलेक्शन मोड में इस वक्त है। लगातार पार्टी की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर किन मुद्दों के तहत जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी बीजेपी ने जो प्रचंड जीत हासिल की है, उनके कार्यकाल में भी संगठन और बूथ लेवल को जिस तरीके से उन्होंने मजबूत किया है, कार्यकर्ताओं में जो जोश भरा है, यही एक वजह है कि बीजेपी ने उनके कार्यकाल को यहां पे बढ़ाया है। ये फैसला सर्वसम्मति के साथ लिया गया और कई ऐसे अहम फैक्टर्स जिसको लेकर बैठक में चर्चा हुई है, रणनीति बनी है कि आखिर किस तरीके से 2024 और 2023 को फतह करना है। सबसे बड़ी बात, संगठन को मजबूती देते हुए जो ग्रास रूट लेवल पे काम होना चाहिए, जो बूथ मैनेजमेंट होना चाहिए, उस पर कार्यकारिणी में फोकस किया गया। लेकिन बड़ी बात ये, और ये माना भी जा रहा था कि जेपी नड्डा का कार्यकाल एक्सटेंड किया जाएगा और वो एक्सटेंशन हो चुका है। यानी कि ये तय है कि 2024 में होने वाला चुनाव जेपी नड्डा के नेतृत्व में, जेपी नड्डा की अगुवाई में लड़ा जाएगा बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी एक बार फिर से इसी की तैयारी में है कि कैसे प्रचंड बहुमत हासिल किया जाए। चाहे वो विधानसभा चुनाव हो 9 राज्यों में होने वाले, वहां पर प्रचंड जीत की कोशिश बीजेपी की, और दूसरी तरफ साल 2024 पर बीजेपी की नजर, ये कहते हुए कि 2019 से भी ज्यादा सीटें बीजेपी 2024 में हासिल करेगी। बिल्कुल, नड्डा का कार्यकाल और नड्डा की लीडरशिप को देखते हुए 1 साल के लिए उनका कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बार फिर से बढ़ा दिया गया। सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है और बीजेपी के 1 साल के लिए जेपी नड्डा को कार्यकाल फिर दोबारा दे दिया गया है। तो अब नजरें रहेंगी 2024 के लोकसभा चुनाव पर, लेकिन उससे पहले 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और जेपी नड्डा की अगुवाई में जिस तरह का स्ट्राइक रेट रहा है बीजेपी का, कई राज्यों में शानदार प्रदर्शन रहा है उनकी अगुवाई में, और इसी वजह से एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया है ताकि वो जीत का जो मोमेंटम है वो बरकरार रहना चाहिए। और बीजेपी का जो विजय रथ जिस तरीके से, जिस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, उसी रफ्तार के साथ वो आगे 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी जीत का परचम लहराए और साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो विजय रथ विकास के पथ पर अग्रसर हो। यही सोच रही है इस फैसले के पीछे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जो पिछले कल भी हुई थी और आज भी हुई, और सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि जून 2024 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे
जेपी नड्डा। और इसमें मीमांसा एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि 2019 में जब केंद्र में लाया गया, जब एक बड़ी जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई सरकार के बीच में, तो अमित शाह ही वो थे जिन्होंने बीजेपी की जिम्मेदारी एक अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा को सौंपी थी। उस दौरान ये फैसला लिया गया था और आज यही एक बड़ा ऐलान अमित शाह की तरफ से किया गया, ये बताते हुए कि कैसे उन्होंने संगठन को मजबूत किया है और संगठन को अपनी ताकत बीजेपी हमेशा से मानती रही है। उनका एक एक कार्यकर्ता ग्राउंड पर जो काम करता है बीजेपी को मजबूती देता है। और जो जेपी नड्डा की लोकप्रियता थी, जैसे लोगों के बीच में वो हमेशा से रहे हैं, मोदी को लेकर वो लोगों का समर्थन वोट में बदल दिया। जेपी नड्डा ने, अमित शाह ने इसका भी जिक्र किया है। जाहिर बात है कि बहुत अहम जिम्मेदारी जेपी नड्डा संभाल चुके हैं। एक तरफ जहां पर बीजेपी को प्रचंड जीत दिला रहे, तो दूसरी तरफ उनकी अगुवाई में अब 2024 की पिच तैयार कर दी गई है। पार्टी को लीड करेंगे जेपी नड्डा इस बड़े फैसले के साथ ही। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। योग्यता और वफादारी का पुरस्कार, जी हां, जेपी नड्डा को यह पुरस्कार मिला है। नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, अमित शाह की सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ। नड्डा को 1 वर्ष का एक्सटेंशन मिला। अब 2024 में आम चुनाव होंगे नड्डा के कार्यकाल में। 2023 में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी उनके कार्यकाल में होंगे। नड्डा के एक्सटेंशन से पार्टी और संघ परिवार में खुशी का माहौल है। तो नड्डा को 1 वर्ष का एक्सटेंशन मिला है और यह सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। 2024 के आम चुनाव के लिए नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया गया है और फोकस 2023 के विधानसभा चुनाव भी हैं। 2023 में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होंगे उनके कार्यकाल में। तो संघ परिवार में खुशी का माहौल है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। नड्डा के एक्सटेंशन से पार्टी और संघ परिवार में खुशी का माहौल है। तो बीजेपी लगातार रणनीति बनाने में जुटी हुई है और जब गुजरात में प्रचंड जीत हासिल हुई थी, तब भी प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि एक हर एक कार्यकर्ता की जीत है, हर एक कार्यकर्ता की मेहनत का नतीजा है। और इसलिए कहा जाता है कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी और उन कार्यकर्ताओं की पहुंच क्योंकि जेपी नड्डा की भी है। और यही एक वजह है कि बीजेपी ने यह फैसला लिया पूरी रणनीति के तहत, ताकि संगठन भी मजबूत हो, कार्यकर्ताओं तक भी जो रीच है वो वैसी ही बनी रहे। तो काफी ज्यादा बीजेपी ने मंथन के साथ इस फैसले को लिया और 2024 और 2023 को लेकर बीजेपी अब तैयारियों में जुट गई है। अदिति हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ी हुई है इस पूरे मामले का एनालिसिस करते हुए। और अदिति, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, एक तरफ जहां सर्वसम्मति से फैसला लिया गया, यानी 3 तस्वीरें इसमें मुझे नजर आती हैं। एक अमित शाह की तस्वीर नजर आती है, दूसरी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर नजर आती है और दूसरी तरफ संघ के प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीर नजर आती है। और मोहन भागवत का वो बयान याद कीजिए जब उसमें वो ये कहते हैं कि आरएसएस के लिए ये सबसे अच्छा समय है। और सरकार में कैसी भागीदारी आरएसएस की, 2024 उससे पहले होने वाले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, उसमें आरएसएस की भागीदारी और उसमें नेतृत्व जेपी नड्डा का, ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग मोदी टीम का। हाँ, और विपक्षियों के लिए डेडली कॉम्बिनेशन भी है पूर्णिमा, क्योंकि जहां पर संघ जमीन पर अंडर द कार्पेट्स काम करता आया है। आपको बता दें, क्योंकि जिक्र आया है संघ का, तो नॉर्थ ईस्ट हुआ या बंगाल हुआ या साउथ हुआ या केरल हुआ, आज केरल में आप जाएंगे, जिस तरह की स्थिति है केरला में, जिस तरह से सीपीएम या जिस तरह से वामपंथी वहां पर रहते आए, लेकिन केरला में अब अगर आप जाके पूर्णिमा वहां रिपोर्टिंग करेंगी तो आप देखेंगी कि धीरे धीरे चाहे क्रिश्चियन लोग भी हैं, बीजेपी की तरफ उनका जो इंक्लिनेशन है बढ़ता जा रहा है। और उसका सबसे बड़ी वजह जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री का चेहरा तो है ही, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा है कि सालों से संघ वहां पर रह रहा है। संघ के जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं वो वहां रहकर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे वो कन्वर्जन, साइकोलॉजिकल कन्वर्जन जैसे बोलते हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के लिए अच्छी है, क्यों ये देश हित में काम कर रही है। तो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ में भी लगातार काम करती आई है। उसकी वजह मिली थी कि नॉर्थ ईस्ट में 10 साल तक काम करने के बाद बीजेपी पावर में आई थी। और जो आपने आज कहा कि संघ का सबसे बेहतर स्वर्णिम समय कौन सा है, अमित शाह ये बात कह चुके हैं कि
बीजेपी का भी सबसे स्वर्णिम समय चाहे लोगों को लगता होगा, भले ही लोगों को लगता है आज अच्छा समय, लेकिन सबसे अच्छा समय तब होगा जाहिर तौर पे 2024 में जब दोबारा तिबारा जीत कर आएंगे, लेकिन उससे बड़ा जब उड़ीसा में या फिर तेलंगाना में या केरला में वहां पर सरकारें बनेंगी। और उसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, किसके कंधे पर? वो है जेपी नड्डा, द नॉन कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट। जेपी नड्डा के कार्यकाल में आज तक किसी ने ये नहीं सुना होगा, पूर्णिमा, या हमने भी आज तक ये चर्चा नहीं करी कि क्या आज ये नाराज हुए, क्या जेपी नड्डा ने किसी को डांटा। हम अक्सर ये सुनते आ रहे हैं, और जब हम ये सवाल पॉलिटिकल पार्टी से करते थे, और शायद बीजेपी की 2014 से पहले वाली बीजेपी में कई बार ऐसा हुआ कि हरीश खुराना ने कुर्सी, जो उनके फादर थे जो सीएम रह चुके दिल्ली के, उन्होंने कुर्सी नीचे गिरा दी हो, या कभी अटल जी से अडवाणी जी नाराज हो गए हो, या कभी कोई और मुद्दा हो गया हो। 2014 के बाद की जो डिसिप्लिन वाली पार्टी है, उसी का एक हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण जेपी नड्डा का, वो आए, उन्होंने काम को समझा, उन्होंने पेशेंस के साथ काम किया, और वो तमाम लोग क्या चाहते हैं और वो जीत का मंत्र क्या है नरेंद्र मोदी से या संघ से, या क्योंकि अमित शाह उनसे पहले काम कर चुके हैं, और अमित शाह ने एक संगठन मंत्री होने के साथ साथ फिर कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, जहां कभी भाजपा ये सोच नहीं सकती थी कि इस तरह का परचम लहराया जाएगा। एक बार तो सीएम बनेंगे ही योगी, दोबारा सीएम बनेंगे, क्योंकि उस समय तो बसपा और सपा और तमाम तरीके की चीज थी, और एक समय तो कांग्रेस यूपी पर अपना राज करता था। तो वो राज को कैसे धीरे धीरे हटाया, जनता के अंदर विश्वास जगाया। फिर ऐसा नहीं था कि चुनौतियां नहीं थी, कोविड का ये कार्यकाल, कोविड का ऐसा समय जब सवाल उठे सरकार पे कि कैसे होगा, कब तक रुकेंगी। उत्तर प्रदेश में माना जाता था कि, और देखिए आदित्य, इसी बीच में खबर आ चुकी है कि 21 जनवरी को कर्नाटक जाने वाले हैं जेपी नड्डा। अभी हम इसी की बात कर रहे थे, यहाँ पर जिम्मेदारी तय नहीं हुई कि ऑन ग्राउंड पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया। इससे पहले भी हम लगातार देख रहे हैं कि कर्नाटक में दौरों का दौर लगातार जारी है, और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। आदित्य, मैं लौटती हूँ आपके पास। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार की सियासत में उठा तूफान थमता नजर नहीं आ रहा है। हर दिन के साथ ये घमासान और भी ज्यादा उग्र होता जा रहा है। हालात ये हैं कि अब जेडीयू और आरजेडी खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। अब ऐसे में क्या ये माना जाए कि ये तूफान जेडीयू और आरजेडी के महागठबंधन की गांठ खोलकर ही थमेगा? ये जो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। बिहार में महागठबंधन में पड़ी दरार, जेडीयू और आरजेडी में बढ़ा टकराव, महागठबंधन में ट्विटर वॉर। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए बयान के बाद सियासी तूफान ऐसा उठा कि जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन में दरार पड़ने लगी है। बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। साफ है कि महागठबंधन में दरारें पड़ने लगी हैं। इस बीच ट्विटर पर पोस्टर वॉर भी छिड़ गया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने ट्विटर पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर पलटवार किया है। नीरज कुमार ने शिक्षा बजट के आंकड़ों को दिखाते हुए दरअसल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार का नारा दिया था। रामचरितमानस से शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्विटर वॉर जारी है, महागठबंधन के अंदर बयानबाजियों का दौर जारी है। इससे ये तो साबित है कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है। नीरज कुमार ने एक ट्वीट कर दिया है और शिक्षा मंत्री को सीधे तौर पर जवाब दिया है। कल शिक्षा मंत्री ने शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार की बात की थी और अब नीरज कुमार ने ट्वीट किया है। क्या ट्वीट के मायने आपने तो बता दिया, आईना दिखा दिया है? नहीं, कोई आईना नहीं दिखाया है। हमने सत्य का सामना और आप ही लोग के लिए किया है कि शिक्षित कुमार शिक्षित बिहार। अरे कुमार लड़का रहेगा, वो शिक्षित नहीं होगा तो कैसे शिक्षित बिहार बनेगा? तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो काम किया है इस बिहार में जनसंख्या घनत्व के राज्य में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और हमने यह भी कहा कि ट्विटर की नहीं काम की सरकार, मैंने ट्विटर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हम नहीं चलाते, हम काम की सरकार है। हम काम करते हैं और काम मेरा बोलता है, इसीलिए मैंने ये ट्वीट किया। इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। लेकिन महागठबंधन में क्या ऑल इज वेल है? ये तो देखने से नहीं लग रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी
और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार चल रही है। सरकार कल्याणकारी कामों को कर रही है। जब नीतीश कुमार सूबे के मुख्यमंत्री हैं तो शिक्षा मंत्री ने कैसे कहा कि तेजस्वी बिहार? अब हम अपने बारे में नहीं बता सकते हैं भाई, हम जनता दलियों के जवाबदेह हो सकते हैं ना, हम दूसरी पार्टी के थोड़े जवाबदेह हैं। हम अपनी राय मैंने अपनी व्यक्त कर दी। आप लोग तो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ना शिक्षा मंत्री अब सुधाकर इस सिंह। संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और दूसरे वरीय नेताओं ने अपनी राय व्यक्त कर दिया है। अब मेरी राय का कोई औचित्य नहीं है। चलिए, नीरज कुमार जेडीयू के एमएलसी और इन्होंने साफ तौर पे आईना दिखाया है। जिस तरह से इन्होंने ट्वीट किया है और बता दिया है कि सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही महागठबंधन के शीर्ष नेता है। बिहार की सियासत में ये पूरा भूचाल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए बयान के बाद मचा है। हालांकि अब तक बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन बढ़ते बवाल के बीच आज सीएम साहब ने कहा है कि किसी भी धर्म के बारे में ऐसी बात सही नहीं। तेजस्वी ने भी ऐसी बात ना करने की सलाह दी है। कि हम लोगों का व्यू है, कोई भी धर्म को मानने वाला हो उसमें किसी भी तरह तक उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। वो सब लोग जिस ढंग से भी धर्म का पालन करते हैं धर्म का पालन करें, सबको इज्जत मिलनी चाहिए, इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस पर बिहार का सियासी गलियारा तप रहा है। एक ओर जहां जेडीयू और आरजेडी के बीच थन गई है, तो वहीं बीजेपी चंद्रशेखर के खिलाफ नीतीश से कार्रवाई की मांग कर रही है। हालांकि अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन की गांठ खुलने वाली है? और सवाल ये भी कि क्या नीतीश कुमार आरजेडी कोटे से मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है बाइक टैक्सी कंपनी रैपिडो, और रैपिडो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल महाराष्ट्र में सेवा बंद करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई और कहा गया कि हजारों कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे। सीजीआई ने सोमवार को सुनवाई की बात कही और हाईकोर्ट ने यह कहते हुए रैपिडो को सेवा बंद करने के लिए कहा था कि उसके पास जरूरी लाइसेंस नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है बाइक टैक्सी कंपनी रैपिडो। तो हम सभी के साथ आप देख रहे थे 4 का वार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत 24 के साथ। नमस्कार।